सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 12 आरोप काव्यखंड पाठ 3 कविता के बहाने बात सीधी की पर कवि कुंवर नारायण। तो एक छोटा सा परिचय कुंवर नारायण के संदर्भ में हम लोग लेना चाहेंगे। आपका जन्म 19 सितंबर 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ। आपकी ख्याति प्रबंध काव्य आत्मजयी चक्रव्यूह अपने सामने आदि से होती है। आपको पुरस्कार के रूप में साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, प्रेमचंद, लोहिया, कबीरदास आदि सम्मान से नवाजा गया। मैंने बताया कि प्रतिष्ठा का विषय आपका प्रबंध काव्य आत्मजयी रहा। आपको की विशेषता जो रही है वो भाषा की विविधता रही है। आपने चिंतन परक लेखन को प्राथमिकता दिया है और ये जो कविता आज हम आपके सामने कविता के बहाने और बात सीधी की पर व्याख्या देने चल रहा हूं, ये इन दिनों संग्रह से लिया गया है और इसमें बताया गया है कि आज समय कविता के वजूद को लेकर के आशंकित। कवि जो है इस कविता के माध्यम से आने वाले समय में कविता के समय या कविता के संदर्भ में जो चुनौतियां आने वाली हैं इस यांत्रिकता के युग में, उस पर चिंतित है और उसी चिंता का परिणाम है कि ये कविता, और उसे शक है कि कहीं कविता इस यांत्रिकता के युग में अपने अस्तित्व को ही न खो दे। और वो इस संदर्भ में बताना चाहता है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा उड़ने को माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। कवि ने इस कविता के माध्यम से, मैंने बताया कि जो यांत्रिकता का समय चल रहा है इसमें कवि आशंकित है। कविता के बहाने एक यात्रा है जो चिड़िया फूल को लेकर के बच्चे तक इसमें सफर कर रहे हैं। एक और प्रकृति है तो दूसरी ओर भविष्य की तरफ कदम बढ़ाता हुआ बच्चा।
चिड़िया के उड़ान की तो सीमा है। कवि ये बताना चाहता है कि चिड़िया के उड़ान की तो सीमा है। चिड़िया उड़ती है, चिड़िया जब गगन में उड़ती है, आकाश में उड़ती है, तो स्वच्छंद रूप से विचरण करती है। उसे कहां जाना है, किस तरफ मुड़ना है, बिना रोक टोक के वो किसी भी तरफ जाती है और इसका उसको निराकरण नहीं होता है कि कहां जाएगी। लेकिन लास्ट में कवि ये कहता है कि उसकी भी एक अपनी सीमा है, उस चिड़िया की भी अपनी एक सीमा है, क्योंकि अंत तो गत्वा लास्ट में उसे आना ही होगा। एक उड़ान है चिड़िया की तरह, किंतु चिड़िया उड़ती है, लास्ट में उसे आना ही होता है धरती पर। वो असीमित होते हुए भी सीमित हो जाती है। फूल है, खिलता है, असीमित है, लेकिन खिलने के साथ साथ उसकी भी अपनी एक परिणति है, एक उसकी भी अपनी एक सीमा है कि उसे भी एक दिन दो दिन के बाद मुरझाना ही है। उसकी पंखड़ियां टूटेगी और वो मिट्टी में गिरेगी, फिर मिट्टी में मिल जाएंगी। एक अपनी परिणति है पुष्प की भी। लेकिन जो बच्चों के अपने सपने होते हैं, बच्चों के अपने जो खेल होते हैं, उन बच्चों के सपनों में, उन बच्चों के खेल में कोई सीमा नहीं है। ठीक उसी प्रकार से कविता करना भी बच्चों की ही तरह जिस प्रकार से कल्पनाएं होती हैं, असीमित कल्पनाएं होती हैं, और उनको साकार करने के लिए वो खेल खेलता है। ठीक उसी प्रकार से कवि भी और कविता भी एक खेल है, बच्चों की तरह खेल है, और ये शब्दों का खेल है। बच्चे उपकरण से खेल खेलते हैं, लेकिन कवि जो है, कवि रूपी जो बच्चा है, वह शब्द रूपी उपकरण से खेल खेलता है। और इसके खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान, भविष्य, सभी उपकरण हैं। इसलिए जहां कहीं भी रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहां सीमाओं का बंधन खुद ब खुद टूट जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य कवि यहां कहना चाहता है कि जहां पर रचना धर्मिता होती है, जहां पर संरचनात्मक कार्य होता है, वहां पर जो सीमाएं होती हैं, चाहे वो जिसकी सीमाएं हो, वो अपने आप टूट जाती हैं। कवि यहां पर इस कविता में चिड़िया के माध्यम से, पुष्प के माध्यम से, बच्चों के खेल के माध्यम से ये बात साबित करने का प्रयास किया है कि जहां रचनाधारता होती है, जहां संरचनात्मक व्यवस्था होती है, कार्य होता है, वहां बंधन हो, कोई भी बंधन हो, कोई भी सीमा हो, वो अपने आप स्वतः टूट जाते हैं। चाहे वो घर की सीमा हो, चाहे वो परिवार की सीमा हो, चाहे वो भाषा की सीमा हो, चाहे वो शब्द की सीमा हो, किसी भी प्रकार की सीमा में वो बंध नहीं सकता है। इसलिए कविता एक उड़ान, जो सीमा में जिसको बांधा नहीं जा सकता। और ये कहा भी गया है कि कल्पना की समाहार शक्ति जिस कम में ज्यादा होती है, जितनी ऊंची उड़ानें वो उड़ सकता है, जितना असीमित वो सोच सकता है, वह उतना ही अच्छा कवि होगा। तो कविता उड़ान का परिणाम है, भावनाओं का, विचारों का।
इन प्रतीकों के माध्यम से कवि समझाने का प्रयास किया है कि चिड़िया भी उड़ती है, असीमित है, पुष्प खिलता है लेकिन उसकी भी परिणति है। चिड़िया उड़ती है, उसको आना ही होगा, लेकिन कविता की जो उड़ान है वो निर्बाध है, असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे बच्चों का खेल होता है, बच्चों की सीमाएं होती हैं, परिकल्पनाएं होती हैं, उनकी इच्छाएं होती हैं, अनंत होती हैं, असीमित होती हैं, उसी प्रकार से कविता भी असीमित। अब हम दूसरी कविता की तरफ चलते हैं। बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर निकल जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ या फिर भाषा से बाहर आ जाए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदी होती चली गई। सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला गया। क्यों कि इस करतब से मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती के चक्कर में बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। तो बच्चों, ऊपर से ठीक ठाक तो दिखती थी, अंदर से न तो उसमें कसाव था और ना ही ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? तो बच्चों, इस कविता में कथा और कथ्य के माध्यम से द्वंद्व जो उभरा हुआ है, इसके माध्यम से यह कहने का प्रयास किया गया है कि भाषा की सहजता और सरलता ही किसी भी भाव को व्यक्त करने के लिए सक्षम होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है, अगर आप निश्चित खांचे में पेज को नहीं डालेंगे या तो फिर ओवर हो जाएगा या तो फिर उसमें जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कविता के संदर्भ में भी है। अगर अच्छी कविता आप चाहते हैं तो हर भाव के लिए एक निश्चित शब्द है और उस निश्चित शब्द का ही प्रयोग करेंगे, तभी आपका भाव जो है वह स्पष्ट अर्थ का उद्देशन करने में समर्थ होगा। अन्यथा उसी कील की तरह, बेमेल कील और बेमेल खांचे की तरह फंस तो जाएगी, लेकिन वह कसाव नहीं आएगा, वह आनंद नहीं आएगा, वह आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाएगा जो आप चाहते हैं। कहा भी गया है, अगर हम अब तक जिन शब्दों को उनके पर्याय के रूप में जानते हैं, उन सबके भी अपने एक विशेष अर्थ हैं। देखिए, पर्यायवाची तो शब्द होते हैं। पर्याय का मतलब कि उस शब्द के बदले में बोले जाने वाला शब्द पर्याय कहलाता है, पर्यायवाची होता है। लेकिन हर जगह उस शब्द, जो शब्द का प्रयोग वो शब्द अर्थ देने में कर रहा है, उसका पर्यायवाची वहां पर उस अर्थ का द्योतन करने में नहीं समर्थ होगा।
अर्थ का दोहन तो करा देगा लेकिन वो भाव नहीं दे पाएगा, क्योंकि हर शब्द की उत्पत्ति के आधार पर उसका एक स्थानीय अर्थ होता है जो वही दे सकता है, दूसरा नहीं दे सकता। जैसे किसी भी व्यक्ति का कोई विकल्प तो हो सकता है लेकिन वो व्यक्ति नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से यहां पर कवि यह कहने का तात्पर्य, कवि के समझाने का तात्पर्य है कि जब हम कोई कार्य करने चले अथवा जब हम कविता करने चले तो हमें अपने भाव को प्रस्तुत करने के लिए उस भाव के लिए जो शब्द सटीक बैठ रहा है उसी शब्द का प्रयोग किया जाए, सही शब्द को सही जगह रखा जाए, और यही अच्छी कविता का परिणाम होता है और यही अच्छी कविता होती है। इसी को अच्छी कविता वर्णना कहते हैं कि सही बात का सही शब्द से चयन होना। जब ऐसा होता है तो किसी भी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वह बड़ी ही सहूलियत से आसानी से फिट हो जाता है और जिसको लोग देख करके सराहना करते हैं। नहीं तो जटिल से जटिल, कठिन से कठिन अगर आप शब्दों का रख भी देते हैं तो इससे जो आपके सामने वाले हैं, दर्शक दीर्घा में जो बैठे हैं, श्रोतागण जो बैठे हैं, वो आपको वाह वाह तो कर देंगे कि बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, बहुत उत्कृष्ट शब्द है, किंतु वह कवि की नजरों में अनुचित है, क्योंकि हमारा कवि ये कहना चाहता है कि कविता वही संप्रेषणशील होती है अपने भाव की जो सहज हो और सरल हो और सटीक हो, अन्यथा उपहास का पात्र होता है। उसी तरीके से जैसे कोई बच्चा शरारती बच्चा हो और वह दूर से खड़ा होकर के देख रहा हो कि अगले को कील ठोकना नहीं आ रहा, तो यहां पर एक पेच के माध्यम से और एक खांचे के माध्यम से बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सहजता से कवि ने समझाने का प्रयास किया है कि हमें अपनी कविता में, हम अपनी रचना में कभी किसी जटिल शब्दों का, सामासिक शब्दों का या उसके स्थान पर पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे हमें एक निश्चित खांचे के लिए निश्चित कील की आवश्यकता होती है सही सटीक बैठने के लिए, ठीक उसी प्रकार से हर शब्द के लिए, हर भाव के लिए एक निश्चित शब्द, अगर वह उस शब्द सटीक बैठता है तो अर्थ का द्योतन करता है, नहीं तो उसी बेमेल कील की तरह धस तो जाएगी जबरदस्ती करने पर, लेकिन उसमें खुरदुरापन बना रहेगा, वो हमेशा खटकती रहेगी, कहीं हाथ रखने पर, किसी को बैठने पर वह हमेशा चुभती रहेगी, हमेशा खटकती रहेगी कि ये ठीक से नहीं बैठी है, सहूलियत से इसको नहीं बैठाया गया है। ठीक उसी प्रकार से कविता में भी आप शब्दों को तो रख देंगे लेकिन वह हमेशा खटकता रहेगा कि ये वास्तव में भाव देने में असमर्थ। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से मैंने कविता के मूल भाव को व्याख्यायित करने का प्रयास किया है और मुझे विश्वास है कि जरूर समझ में आया होगा, और जहाँ नहीं भी आया होगा उसे मुझे कमेंट में लिखने की कोशिश करिए, मैं पुनः समझाने का प्रयास करूँगा।